एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में रेलवे के सारे एग्जाम को कवर करेंगे, चाहे वो एनटीपीसी हो दोस्तों, चाहे जेई हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो या ग्रुप डी हो। रेलवे जो भी एग्जाम ऑर्गेनाइज कराता है वो सारे एग्जाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इसमें प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू और रेलवे सिलेबस पर बेस्ड एमसीक्यू दोनों को सम्मिलित किया गया है दोस्तों। ये जो आपका है हिस्ट्री से प्रश्न लिए गए हैं। हिस्ट्री में जो रेलवे के प्रश्न आते हैं प्रीवियस ईयर और जो सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है और ये पीडीएफ बहुत ही शानदार बना है दोस्तों। हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि अगर आप शुरू से अंत तक वीडियो देख लीजिएगा तो यहाँ से आपको एक प्रश्न भी छूटने वाला नहीं है दोस्तों। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर आते हैं। पहला जो प्रश्न है दोस्तों कि कथक जो नृत्य है वो भारत के किस भाग से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग चारों ऑप्शन में से एक सही आंसर है दोस्तों। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। तो कथक जो नृत्य है भारत के ये उत्तर भारत से संबंधित है दोस्तों। किस भारत से संबंधित है? उत्तर भारत से। अगर कथक नृत्य की बात किया जाए दोस्तों तो कथक जो नृत्य है ये दोस्तों कथा शब्द से निकला है। किससे निकला है? कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है दोस्तों। ये याद रखिएगा। एक और बात याद रखिएगा कि 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में धारण करने लगा था दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि मेसोलिथिक या मध्यपाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपका केवल 1 नंबर जो है वो सही है कि इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। बाकी दो, ये जो दूसरा नंबर और तीसरा नंबर जो कथन है ये गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? आप बताइए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या गुजरात? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 17वीं शताब्दी के बाद होने वाले वर्षों में हिमाचल के क्षेत्रों में लघु चित्रकला का एक विकास हुआ दोस्तों। एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली विकास हुआ जिसे बसोहली कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि रसमंजरी की रचना किसने किया? तो रसमंजरी की जो रचना किए थे दोस्तों उनका नाम था भानुदत्त। क्या नाम था? भानुदत्त। भानुदत्त भी हिमालय के लघु चित्रकला की जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्त की रसमंजरी, याद रखिएगा दोस्तों। यह क्षेत्रीय लघु चित्रकला की विशिष्ट शैली को दर्शाता है। ये भी बातें आप याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है कि बृहद धर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि इसकी रचना बंगाल में की गई। इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई। तो ये दोस्त कथन ए और कथन 2 ये दोनों ही दोस्तों ये सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन ए और बी दोनों ही सही। और इसमें जो दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर की, देखिए सुगल नहीं मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली? गुजरात की, मालवा की, जयपुर की या बिहार की? इसका राइट आंसर है दोस्तों इनको जो मिला था वो मालवा का मिला था। कहाँ का मिला था? मालवा। बात करें मुगल काल में प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया दोस्तों, जिसमें जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी मिली और अंबर के जो सवाई राजा जयसिंह थे उनको मालवा की सूबेदारी मिली दोस्तों। और 1722 है उसके पास सवाई राजा जय सिंह को आगरा की भी सूबेदारी मिली थी। ये भी बातें आप याद रखिएगा दोस्तों। आइए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है 8 नंबर, इसमें कह रहा है कि नवपाषाण काल के औजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण काल में जो औजार थे उनके संबंध में कथन दिए गए हैं दोस्तों कि औजार पॉलिश किए जाते थे, पहला कथन है। दूसरा कथन है कि इस अवधि में ओखल और मुसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। तो अगर बात करें ये दोनों कथन, तो ये दोनों कथन सत्य है दोस्तों। औजार पॉलिश भी किए जाते थे नवपाषाण में और इस अवधि में ओखल और मुसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए भी किया जाता था। तो इसका राइट आंसर अगर की बात किया जाए दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और 2 दोनों ही सत्य हैं कथन।
आइए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है कि सिख जो है जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? खालसा, निहंग, दल खालसा या गुरुमुखी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दल खालसा कहा जाता था। याद रखिएगा बात कि 18वीं शताब्दी में कई योग नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया था दोस्तों। और इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना को ही क्या कहा जाता था? दल खालसा कहा जाता था, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है, देख सकते हैं 10 नंबर जो प्रश्न है कि सिखों की जो व्यवस्था है दोस्तों, क्या दोस्तों सिखों की जो व्यवस्था है आप लोग देख सकते हैं 10 नंबर जो प्रश्न है कि सिखों की राखी व्यवस्था जो है, कौन सी व्यवस्था दोस्तों? राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 20%। अगर सिखों की बात किया जाए तो 18वीं शताब्दी में दल खालसा और बैसाखी और दिवाली के पर्व पर अमृतसर में मिलता था और इन बैठक में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिनमें गुरुमता माने गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उनका उपज का 20% ये लोग क्या करते थे? कर के रूप में लेकर उसके बदले उन्हें संरक्षण प्रदान करने का वादा करते थे दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऋग वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। राजा के पास लोगों से कर एकत्रित करने की शक्ति थी, पहला कथन है। दूसरा कथन है कि राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, ये दूसरा कथन है दोस्तों। बात किया जाए तो कथन 1 भी गलत है दोस्तों और कथन 2 भी गलत है। न कथन 1 सही है न कथन 2 सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर जो वैदिक काल है, सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महिलाओं और शूद्रों दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प चुनें। तो 2 कथन दिए गए हैं दोस्तों, ये दोनों को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया है और ऑप्शन नंबर ए जो कथन 2 दिया गया है, ये दोनों ही सत्य है। माने कहने का मतलब ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? आश्वासन, सफलता, प्रशंसा या स्वीकृति? तो प्रशस्ति का एक विशेष किसका अभिलेख है दोस्तों? क्या है? प्रशस्ति जो है एक प्रकार का विशेष अभिलेख है। यह एक संस्कृत शब्द है दोस्तों। क्या? संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। क्या होता है? प्रशंसा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी जैसे कुछ शासकों के लिए परिस्थितियों की रचना की गई थी दोस्तों। ये किसके लिए रचना की थी? गौतमी पुत्र जो सतकर्णी थे उनके लिए ये प्रशस्ति का निर्माण किया गया था दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त हैं की नीतियों का वर्णन किसने किया था? तो समुद्रगुप्त के जो नीति थे इनका वर्णन जो करने वाले थे वो जो इनका नाम था हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन। क्या दोस्तों? हरिसेन, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, जो समुद्रगुप्त का निर्माण किए थे अभिलेखों का। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हरिसेन ने प्रयाग परिस्थिति में दक्षिणापथ में शासकों की संख्या कितनी बताई है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 12। कितनी बताई है? 12। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया है दोस्तों, याद रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि विक्रम संवत की शुरुआत किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो विक्रम संवत की जो शुरुआत है दोस्तों इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर बात किया जाए 58 ईसा पूर्व BC में प्रारंभ होने वाली विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण उन्होंने किया था, याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
पुलकेशिन द्वितीय ही था जो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर रोक दिया था। हर्षवर्धन जो मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें क्या कर दिया था, रोका था दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था। तो पल्लवों के जो काम थे उसमें नगरम जो कहा जाता था दोस्तों, उसमें व्यापारिक जो संगठन थे उनको नगरम के नाम से जानते थे। नगरम जो है पल्लव वंश में व्यापारिकों का एक संगठन का नाम था दोस्तों, जो संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था और इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दी तक क्या करती थी, काम करती थी दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि जनपद का क्या अर्थ होता है। तो जनपद का जो अर्थ होता है वो याद रखिएगा, जन के बसने की जगह। क्या है दोस्तों, जन के बसने की जगह को क्या कहा जाता है, जनपद कहा जाता है। ये भी बातें आप याद रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है 20 नंबर कि महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 साल वर्ष पहले, 25 ईयर्स पहले महाजनपदों का उदय हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी और कई राजधानियों की में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची दीवारें भी बनाई गई थी। ये भी बातें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो महाजनपद जो है इसमें इसका अगर राइट आंसर की बात किया जाएगा तो न आपका ऑप्शन माने हल के फल अब लोहे के बनने लगे, धान के पौधे का रोपण प्रारंभ होने लगा, 2 कथन दिया गया है। तो न एक कथन सही है और न 2 कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आइए अब अगले प्रश्न को आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पाणिनि के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। पहला जो कथन है दोस्तों कि उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया। ये तो बात सही है दोस्तों कि उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार। दूसरा कथन है कि उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन के बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। तो ये कथन दोस्तों गलत है। तो कथन केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न को आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है। तो वज्जी संघ जो है इसका वर्णन जो है दोस्तों वो आपका दीघ निकाय में है। किसमें है, दीघ निकाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। वज्जी जो संघ का वर्णन है दीघ निकाय के लिए है और दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। ये भी बातें आप याद रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गंग वंश के शासक। गंग वंश के शासक जो थे वो पुरी के जगन्नाथ मंदिर को बनवाए थे। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा जिसका नाम अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद उन्होंने 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनिधित्व घोषित किया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता। तो अकबर ने बंगाल को 1586 ईस्वी में जीता था दोस्तों। कब जीता था, 1586 ईस्वी में, याद रखिएगा। 8वीं शताब्दी याद रखिएगा 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश माने बंगाल को जीता तो उसे सूबा माने जाने लगा और उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी लेकिन बंगाल की एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि दक्षिण भारत की भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें है कि नयनार 100 संत थे, तो ये सही है दोस्तों। दूसरा कथन है कि अलवार वैष्णव संत थे, तो ये भी सही है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा और ये संत केवल अपृष्ट समझे जाने वाले पुलवे तथा पन्नार जातियों के लोग थे, तो ये दोस्तों गलत है। तो ऑप्शन नंबर कथन ए और कथन 2 ये दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 27 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुहार पांड्यों का बंदरगाह था, ये आपका कथन 1 है दोस्तों जो गलत है। मदुरई चोलों का बंदरगाह था, तो ये भी कथन गलत है दोस्तों। तो इसमें न 1 और न 2 कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है
कि दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों कि शंकर का जन्म 18वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ, जो कि गलत है दोस्तों। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, ये सही है दोस्तों। उन्होंने जगत के मिथ्या या माया कहा, ये भी सही है दोस्तों। और मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया, ये भी सही है। तो ये दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सत्य है दोस्तों। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वीर 100 आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। तो वीर 100 आंदोलन जो है दोस्तों वो कर्नाटक के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं और यह अंतिम प्रश्न है दोस्तों। चलिए बात करते हैं महात्मा गांधी की प्रिय भजन वैष्णो जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किसने लिखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता। क्या हो जाएगा? नरसिंह मेहता। इस दक्कन के संत कवियों के सभी प्रकार के कर्मकांडों, पत्रिका ढंगों और जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया था इन्होंने। और इन्होंने मानववादी के विचार का उद्भव किया, जैसे कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था। ये गुजराती संत है जो वैष्णो जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने रे, तो इन्होंने लिखा था दोस्तों, जो महात्मा गांधी की प्रिय भजन था। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।